आपको पता है, वामपंथियों को बंगाल से हटाने में ना पूरे 34 साल लग गए थे। मतलब पीढ़ियां गुजर गई महज एक सत्ता परिवर्तन देखने में। बिल्कुल। लेकिन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का जो अभेद्य किला था, उसे ढहने में 15 साल से भी कम का समय लगा। मई 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे ना किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। सही कहा, एक ऐतिहासिक भूकंप। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ एक बहुत ही विशाल जीत दर्ज की है, जबकि पिछले 15 सालों से सत्ता पर बैठी टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट गई है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी राजनीतिक सुनामी की चीरफाड़ करने वाले हैं। सुवेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो सुनामी है ना, ये कोई अचानक से नहीं आई है। इसके पीछे दशकों से पकड़ा असंतोष है, कुछ बहुत ही जमीनी रणनीतियां हैं और एक पूरी तरह से बदल चुका वोटर। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। हम्म हम ये समझेंगे कि बंगाल में ये जो परिवर्तन है, बदलाव का ये नया अध्याय कैसे लिखा गया। नई सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका आकार क्या है, और सबसे जरूरी बात, बंगाल के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य का नया रोड मैप क्या होने वाला है। राइट। तो इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए हमने कई अलग अलग और बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों को खंगाला है। जमीनी हकीकत समझने के लिए हमारे पास द शिलोंग टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द फेडरल और ओपन मैगजीन की रिपोर्टिंग है। और वहीं राज्य के खजाने का मतलब आर्थिक संकट का जो हिसाब है, वो हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक रिसर्च पेपर और द इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषण से समझेंगे। बिल्कुल। और साथ ही इंडिया हुड का एक दस्तावेज भी है जो हमें नई कैबिनेट की संभावित रूपरेखा बताता है। और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। आज की हमारी चर्चा में जो स्रोत शामिल हैं, उनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के राजनीतिक विचार हैं और कई संवेदनशील मुद्दे भी हैं। ये बताना जरूरी है। हाँ, तो हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बस निष्पक्ष रहकर उन तथ्यों और आकलनों को श्रोताओं के सामने रखना है जो इन मूल दस्तावेजों में दर्ज है। एकदम सही। तो चलिए जमीन से शुरू करते हैं। इस पूरे उलटफेर के केंद्र में बस एक ही नाम गूंज रहा है, सुवेंदु अधिकारी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट इनकी यात्रा को बहुत बारीकी से ट्रैक करती है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो 2007 में जब नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन भड़का था। हाँ, वो नंदीग्राम आंदोलन। वही तब ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीनी स्तर पर पूरा ढांचा इसी व्यक्ति ने खड़ा किया था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कोई हवाई नेता नहीं है। उन्होंने टीएमसी के लिए गांव-गांव जाकर संगठन की नस-नस बुनी थी। राइट। और जब दिसंबर 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो वे अपने साथ वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल ब्लूप्रिंट ले गए। बिल्कुल, मम्मद उदय सब पता था कि सिस्टम कैसे काम करता है। एग्जैक्टली। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने बूथ स्तर पर जाकर अपनी नई पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि चुनाव का तंत्र असल में कैसे काम करता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नतीजे देखिए आप, 2021 में उन्होंने खुद ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया, लेकिन 2026 में तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। उन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम से जीत दर्ज की, बल्कि ममता बनर्जी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले गढ़ भवानीपुर में भी सेंध लगा दी। भवानीपुर में 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतना, मतलब मुझे तो ये सुवेंदु अधिकारी एक ऐसे मास्टर शतरंज खिलाड़ी की तरह लगते हैं, या कह लीजिए एक ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जिन्होंने पहले अपनी पुरानी पार्टी के लिए एक अभेद्य किला बनाया। और फिर जब वो विरोधी खेमे में गए तो उन्हें ठीक-ठीक पता था कि इस किले की कौन सी ईंट खींचने से पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही है आपने। ओपन मैगजीन और इंडियन एक्सप्रेस भी इसी बात पर जोर देते हैं कि उनका जमीनी जुड़ाव बेजोड़ है। उन्होंने सिर्फ हवा का रुख देखकर भावनाओं पर दाव नहीं लगाया। उन्होंने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को उसी की भाषा में काटा। जब टीएमसी अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को पैसे दे रही थी, तो सुवेंदु अधिकारी ने महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक देने का वादा पूरी मजबूती से जमीन पर उतार दिया। एक सेकंड, यहाँ पर मैं एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगा। जी पूछिए। अगर टीएमसी के पास पहले से ही लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री या स्वास्थ्य साथी जैसी इतनी विशाल और सफल कल्याणकारी योजनाएं चल रही थीं, जी,
तो वो वोटरों को जोड़े रखने में विफल क्यों रही? मतलब क्या राजनीति में पैसा सब कुछ नहीं होता? देखिए, नकद हस्तांतरण यानी कैश ट्रांसफर ना एक सतही उपाय है, एक बैंडेड की तरह। बैंडेड? हाँ, अगर किसी मरीज को गहरी अंदरूनी चोट है तो बैंडेड कितने दिन दर्द छुपाएगा? ओपन मैगजीन का विश्लेषण समझाता है कि जब राज्य में औद्योगिकरण ठप हो जाए, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और युवाओं को नौकरी के लिए घर छोड़कर बैंगलोर या पुणे जाना पड़े, तो महीने के 1,000 रुपए उस गहरे असंतोष को शांत नहीं कर सकते। हाँ। और कोई भी कल्याणकारी योजना गहरे संस्थागत भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार का पैमाना कोई छोटा तो था नहीं। अरे शारदा चिटफंड से लेके नारदा, और फिर वो स्कूल जॉब स्कैम, हाँ। जहां योग्य शिक्षकों की जगह पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई, इसने तो सीधे युवाओं के भविष्य पर चोट की थी। और इसके साथ ही ओपन मैगजीन ने एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर इशारा किया है, सोशल मीडिया और डिजिटल युग की अधीरता, मतलब इम्पेशंस। हाँ। 80 और 90 के दशक में जब वामपंथी सत्ता में थे, तब सूचना का प्रवाह धीमा था। जो परिवर्तन दशकों में होता था, वो अब 15 साल से भी कम में हो गया, क्योंकि आज स्मार्टफोन पर एक घटना का वीडियो चंद मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जनता 25 साल इंतजार नहीं करती। और ये अधीरता उस वक्त शायद और भड़क उठी जब कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। एकदम सही। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के जो आरोप लगे, और फिर आरजीकर अस्पताल में हुई उस खौफनाक बलात्कार और हत्या की घटना ने सिर्फ ग्रामीण बंगाल को ही नहीं, बल्कि शहरी मध्यम वर्ग की रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर दी थी। और इस गुस्से को दिशा देने में टीएमसी की एक और बड़ी कमजोरी सामने आई। टीएमसी के पास कभी भी वामपंथियों या बीजेपी जैसा कोई गहरा संगठनात्मक या वैचारिक ढांचा नहीं था। वो सिर्फ एक करिश्माई नेता यानी ममता बनर्जी पर ज्यादा निर्भर थे। राइट। और एक सांस्कृतिक शून्य भी था। 19वीं सदी का जो बंगाली हिंदू पुनर्जागरण था, उसकी ऐतिहासिक पहचान को राजनीतिक नैरेटिव में किनारे कर दिया गया था। बीजेपी ने इस ऐतिहासिक शून्यता को बहुत सधेवे तरीके से भर दिया। चलिए, वो तो हो गया, किला ढह गया और नई डबल इंजन सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन अब जब पुरानी सरकार जा चुकी है, तो नई टीम के सामने जो रास्ते हैं वो तो कांटों भरे हैं। बहुत ज्यादा। इंडिया हुड का जो प्रोजेक्टेड कैबिनेट दस्तावेज है, वो बताता है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह और भूमि सुधार विभाग खुद संभाल सकते हैं, और दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। स्वपन दास गुप्ता को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, और डॉक्टर इंद्रनील खान को स्वास्थ्य। लेकिन इनका शुरुआती एजेंडा क्या होगा? शुरुआती एजेंडा है प्रशासनिक सफाई और कोलकाता का आधुनिकीकरण। लेकिन सबसे पहली और तात्कालिक चुनौती है कानून व्यवस्था की बहाली। हाँ, वो जो हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है। बिल्कुल। उस घटना और चुनाव के बाद की जो छिटपुट हिंसा है, उसे रोकना गृह मंत्री के तौर पर उनकी पहली अग्नि परीक्षा होगी। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस राज्य पर 8.15 लाख करोड़ रुपए का विशाल कर्ज हो, 8 लाख करोड़ से ज्यादा। जी बिल्कुल। तो वो नई सरकार महिलाओं को दुगना पैसा यानी 3,000 रुपए, और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग और लंबित डीए का 42,000 करोड़ रुपए कैसे दे पाएगी? क्या ये एक आर्थिक टाइम बॉम्ब नहीं है? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक टाइम बॉम्ब ही है, और यही कारण है कि ओआरएफ का नीति पत्र साफ कहता है कि बंगाल को अब सिर्फ राजनीतिक प्रबंधन नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से नए आर्थिक रीसेट की जरूरत है। आर्थिक रीसेट? जी, मतलब एक नई शुरुआत। हाँ। नीलांजन घोष जो ओआरएफ के शोध करता है, उनका विश्लेषण बताता है कि वैसे तो बंगाल भारत की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये समय से पहले सेवा क्षेत्र पर निर्भरता यानी प्रीमैच्योर टर्शियराइजेशन का शिकार है। सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गायब है। एग्जैक्टली। उद्योग बहुत कम है। 2011 से 2025 के बीच लगभग 6,600 कंपनियों ने राज्य छोड़ दिया। बाप रे, 6,000 से ज्यादा कंपनियां? तो इस खड्ड से बाहर निकलने का ओआरएफ ने एक रोड मैप दिया है। पहला कदम है क्लस्टर आधारित औद्योगिक पुनरुद्धार, मतलब एमएसएमई पर जोर देना, छोटे और मंझोले उद्योगों पर। राइट। दूसरा है कृषि मूल्य श्रृंखला यानी एग्रो वैल्यू चेन्स का एकीकरण। सिर्फ खेती नहीं, बल्कि कोल्ड स्टोरेज और भूमि उत्पादकता पर ध्यान देना होगा। तो ये एक तरह से, मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक ऐसे विशाल जहाज की तरह है जिसका मुख्य इंजन यानी कोलकाता
दशकों से गलत ईंधन पर चल रहा था। गलत ईंधन। हाँ, जो टकरावपूर्ण संघवाद या कॉन्फ्लिक्चुअल फेडरलिज्म था, केंद्र और राज्य का जो टकराव था, वो गलत ईंधन था। अब वो आरएफ की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इस टकराव को खत्म करके केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल। और कोलकाता को बिम्स्टेक क्षेत्र का आर्थिक और सांस्कृतिक इंजन बनाना होगा। बिम्स्टेक यानी हमारे पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार का नेटवर्क। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े, मतलब ये सब तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य से मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का पलायन नहीं रुकता। राइट, युवा टैलेंट तो बाहर जा रहा है, उसे रोकना होगा। और कोई भी निवेशक पैसा तब लगाता है जब संस्थागत विश्वसनीयता हो, यानी रूल ऑफ लॉ हो। ये निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए सबसे जरूरी है। पर कागज पर तो ये आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी लगती हैं। हकीकत कुछ और होती है। वही तो, जमीन पर इस नई डबल इंजन सरकार को ऐतिहासिक उद्योगों और जटिल जनसांख्यिकी की असली परीक्षा देनी होगी। जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स की वो रिपोर्ट जूट उद्योग के बारे में। हाँ, जूट इंडस्ट्री। क्या नई सरकार इस ऐतिहासिक लेकिन संघर्षित उद्योग को सिर्फ रेस्क्यू करेगी या इसका आधुनिकीकरण करेगी? ये एक बहुत बारीक संतुलन बनाने का खेल है, विरासत को बचाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आधुनिकीकरण करने के बीच का खेल। लेकिन क्या जूट जैसे पुराने नोस्टैल्जिया से भरे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना नई सरकार को आधुनिक आईटी और स्टार्टअप ग्रोथ से भटका नहीं देगा, जिसकी वे लगातार बात कर रहे हैं? देखिए, आप पुरानी मिलों को रातों रात बंद नहीं कर सकते। वो लाखों लोगों की रोजी रोटी है। आपको उन्हें रीस्ट्रक्चर करना होगा और साथ ही नए सेक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। और एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जनसांख्यिकी और सुरक्षा। जी। शुभेंदु अधिकारी का अवैध घुसपैठ, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों पर बहुत सख्त रुख है। और साथ ही 2024-25 में बांग्लादेश में जो अस्थिरता आई थी, उसके बाद जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, उनके लिए सीएए लागू करने का वादा है। और राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी भी है। बिल्कुल। तो ये सारे मुद्दे जमीन पर बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और ये बदलाव आसान नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। तो श्रोताओं, आज हमने देखा कि कैसे बंगाल की राजनीति में ये भूचाल आया। शुभेंदु अधिकारी का रणनीतिक उदय, टीएमसी के पतन के डिजिटल और सामाजिक कारण और बंगाल के लिए प्रस्तावित नए आर्थिक रोडमैप को हमने डीकोड किया। और श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये सब उनके लिए मायने क्यों रखता है। राइट। बंगाल भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार है, ईस्टर्न गेटवे। इसकी आर्थिक सफलता, विफलता और सीमा सुरक्षा का जो सीधा असर है ना, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर पड़ता है। एकदम सही बात है। तो एपिसोड को अब मेरा मतलब है इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सोचने वाली बात है। जी बताइए। अगर सोशल मीडिया और आज के डिजिटल युग की इस अधीरता ने 3 दशक पुराने वामपंथी शासन के बाद आई इतनी मजबूत टीएमसी सरकार को महज 15 साल से कम समय में सत्ता से उखाड़ फेंका, क्या होगा अगर ये नई डबल इंजन सरकार भी तुरंत परिणाम देने में विफल रहती है? क्या भविष्य में राजनीतिक बदलाव का ये चक्र, ये परिवर्तन का जो साइकिल है, और भी छोटा होता जाएगा? ये बहुत ही डराने वाला सवाल है ना? जिससे राज्य शायद हमेशा एक राजनीतिक अस्थिरता में फंसा रहेगा। तो इस विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।